बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू फिजिक्स ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन। क्लास हम लोग चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन की टॉपिक नंबर 10.1 सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी कर रहे हैं। इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने इससे प्रीवियस दो एग्जांपल्स देखी हैं, जो कि थी मैस अटैच टू स्प्रिंग और दूसरी थी बॉल एंड बाउल सिस्टम। और हम लोगों ने कुछ कंडीशंस बताई थी एसएचएम की, और हमने कहा था इन कंडीशंस को अगर कोई भी एग्जांपल जो एसएचएम की अगर वो फॉलो करती है तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास सिस्टम है वो किस में है, मैस अटैच जो सिस्टम है हमारे पास किस में है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। हम लोगों ने जो इससे प्रीवियस दो एग्जांपल्स देखी हैं उनके ऊपर हम लोग एग्जांपल्स को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करने के बाद ये कंडीशन जो एसएचएम की हैं वो अप्लाई की थी, और हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो प्रीवियस दो सिस्टम्स थे जो कि थे मैस अटैच टू स्प्रिंग और बॉल एंड बाउल सिस्टम, वो एसएचएम को फॉलो कर रहे थे। आज हम अपने तीसरे केस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास लास्ट केस है, जो कि है सिंपल पेंडुलम। आज हम इस मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम को स्टडी करेंगे और हम देखेंगे क्या इसकी जो मोशन है क्या वो एसएचएम को फॉलो कर रही है, और हम लोग मोशन को स्टडी करने के लिए जो कंडीशन जो हमारे पास गिवन है एसएचएम की वो ये गिवन है, इनको अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको इन कंडीशंस के बारे में आइडिया नहीं है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने शेयर कर दिया है, आप लोग काइंडली एक दफ़ा जाके इसकी कंडीशंस को वाला टॉपिक जो है वो गो थ्रू कर लें, और इसी तरह आपको प्रीवियस जो दो लेक्चर हैं वो भी लिंक में मिल जाएंगे। हम लोग सिंपल पेंडुलम को स्टार्ट करते हैं। मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक पहली जो डायग्राम है मैं इसको लेके चल रहा हूँ। मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक कोई भी एक सपोर्ट है, कोई सी भी एक रिजिड सपोर्ट है या फिक्स्ड सपोर्ट है मेरे पास। इसके साथ मैंने क्या किया है वो है इस धागे को, जो ब्लैक कलर का आपको नज़र आ रहा है ये धागा जो स्ट्रिंग है, इसको मैंने क्या कर दिया है, अटैच कर दिया है। स्ट्रिंग के दो एंड्स है मेरे पास, एक एंड मैंने अटैच कर दिया उस फिक्स सपोर्ट के साथ, और दूसरे एंड के साथ मैंने एक अटैच कर दिया छोटी सी बॉल, जो कि क्या है यहाँ पर बॉब, मेटालिक बॉब भी कहते हैं इसको, मेटालिक बॉब। डन। तो ये थी हमारे पास इसकी बेसिक डायग्राम का, जो आप लोगों ने जब लिखते हुए एक्सप्लेन करना है, जो आप लोगों ने फिगर बनानी है उसके बारे में आपने बताना है कि हमारे पास डायग्राम में चीज़ें क्या क्या हैं। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। आप लोगों को लास्ट टाइम भी हम लोगों ने देखा था कि हम लोग इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर रहे थे। हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट में क्या कहा था, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इक्वल्स टू जीरो। अगर ऐसा होता है कि जितनी फोर्सेस हैं उन सबको ऐड करने से रिजल्ट आपके पास जीरो आ जाता है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि वो स्टेट कौन सी इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो यहाँ पे हमारे पास देखिएगा स्टूडेंट्स दो किस्म की फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। एक ये जो बॉब है ये एक डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा होगा एफ, और एक फोर्स लग रही होगी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, जो कि इस स्ट्रिंग के अंदर होगी, जो उसने इसको लटके रहने में जो हेल्प की है वो भी एक फोर्स लगा रहा होगा, और वो होगी एफ। और ये जो फोर्स है बिकॉज इसकी डायरेक्शन चेंज है तो मैं कह रहा हूँ ये क्या है, माइनस एफ। डन। अब मैं इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट को दोबारा से यूटिलाइज कर रहा हूँ। मेरे पास दो ही फोर्सेज हैं, मैं दोनों को ऐड कर लेता हूँ। एक फोर्स ये है एफ, ऐड करनी है मैं दूसरी फोर्स मेरे पास क्या है, माइनस एफ। और अब मैं इसके रिजल्ट को देखूंगा, जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो एफ माइनस एफ, एक मेरे पास पॉजिटिव एफ है एक नेगेटिव है, तो ये क्या कर देंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब रिजल्ट मेरे पास जीरो आ गया। इसका मतलब जो हमारे पास पहली कंडीशन है, जब हमारे पास बॉब कुछ इस पोजीशन पे होगा तो हमारे पास जो इस पर फोर्स लग रही होगी एफ नेट, वो कितनी होगी, जीरो। ये जो फोर्सेस है, ये जो एक नीचे की तरफ फोर्स एक्ट कर रही है वो है इस बॉब का वेट, तो मैं इस फोर्स को रिप्लेस कर रहा हूँ W के साथ, जो कि क्या है, बॉब का क्या है, वेट है। और जो स्ट्रिंग के अंदर फोर्स एक्ट कर रही होगी वो होगी स्ट्रिंग की टेंशन, जो कि मैं T है। तो मैं इस फोर्सेस जो दो एक्ट कर रही है उनका मैंने नाम दे दिए जो इसके एक्चुअल नेम्स है। अब आप लोगों ने दो रिलेशन हम लोगों ने हुक्स लॉ से ड्राइव किए थे। पहला रिलेशन क्या था कि F का डायरेक्ट रिलेशन है माइनस एक्स के साथ, और दूसरा रिलेशन हम लोगों ने ड्राइव किया हुआ है कि एक्सेलरेशन का भी डायरेक्ट रिलेशन है माइनस एक्स के साथ। और हम लोगों ने कहा था कि डायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है, किसी एक चीज़ के अंदर जो चेंज आ रहा होता है दूसरी चीज़ के अंदर भी सेम चेंज आ रहा होता है। तो यहाँ पे मेरे पास अगर एफ ज़ीरो हो जाता है तो एक्स भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और यहाँ पे एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। जब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो हो जाएगा तो दूसरी टर्म में एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो। और साथ साथ हम लोगों ने एक चीज़ और देखी थी कि जो कि देखी थी पोटेंशियल एनर्जी, और हमने कहा था पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की वो एनर्जी होती है जो उसकी
पोजीशन की वजह से होती है और इस पोजीशन पे सब कुछ क्या है, ज़ीरो, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। अब मैं इसको बॉब को उठाकर, ये जो बॉब की पोजीशन थी जिस वक्त अभी ये पड़ा हुआ था, ये मीन पोजीशन ओ पे था, तो मैं इसकी जो डॉटेड फिगर है यहाँ पे बना रहा हूँ कि ये मेरे पास जो बॉब की क्या थी, मीन पोजीशन। अब मैं इस बॉब को उठा के कुछ डिस्टेंस पे ले गया हूँ और मैं कह रहा हूँ जो अब बॉब को मैं उठा के किसी पोजीशन पे ले गया हूँ, वो पोजीशन कौन सी है, पोजीशन ए, जिसका नाम है एक्सट्रीम पोजीशन। अब जिस पोजीशन पे मैं इसको ले गया हूँ वो है एक्सट्रीम पोजीशन, और जितना ये इसका मीन से एक्सट्रीम के दरमियान में डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट मैंने कितना कवर किया है, एक्स कितना है, वो है मैक्सिमम, और एक्स के मैक्सिमम होने से एफ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और एफ के साथ साथ एक्स के मैक्सिमम होने से एक्सेलेरेशन भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और इस पोजीशन में सब चीज़ें मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। करेक्ट। अब बच्चों आप लोग एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा कि जब यहाँ पे जो हमारे पास एक वेट एक्ट कर रहा था डाउनवर्ड और एक फोर्स थी टेंशन हमारे पास किस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, और हमारे पास जो वेट इसका क्या है, कुछ इस डायरेक्शन में डब्ल्यू। यहाँ पे क्या हो रहा था कि हमारे पास जो वेट था उसकी डायरेक्शन क्या थी, डाउनवर्ड, और जो टेंशन थी उसकी डायरेक्शन क्या थी, अपवर्ड, और ये दोनों क्या कहती है, एक दूसरे के एंटी थी, और क्या थी, जिसकी वजह से हमारे पास ये दोनों क्या कर रही थी, कैंसल हो रही थी। लेकिन यहाँ पर जो टेंशन और वेट है वो एक दूसरे के बिल्कुल इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। मतलब क्या कि कुछ एंगल पे है, और वो एंगल कौन सा, ये एंगल जो कि है थीटा। डन। आगे मूव करते हैं। आप लोगों को यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा कि जब हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन से रिलीज करूंगा, मैं जब बॉब को ओ से उठा के मैं ए पोजीशन पे लेके आया था जो कि ये पोजीशन है, जब मैं इसको यहाँ से रिलीज करूंगा तो यहाँ पर जो टेंशन है उसका भी कोई ना कोई अफेक्ट आएगा, बिकॉज टेंशन क्या है, एक किसी एंगल पे बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई एक जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो वेट है, बिकॉज यहाँ से जब बॉब ओ से ए की तरफ आएगा, जब बॉब ए से ओ की तरफ आएगा, वो ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स ही आएगा ना। और रिस्टोरिंग फोर्स कौन दे रहा होगा यहाँ पे, वेट, जो कि इस बॉब का होगा, वो कितना होगा, W इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पे ए से ओ की तरफ आने में वेट तो एक्ट कर रहा होगा, लेकिन टेंशन भी कोई ना कोई अपना रोल प्ले कर रही होगी, जो क्योंकि बिकॉज ये कुछ एंगल पे है। तो इस एंगल को हम लोग समझने के लिए हम लोग अपने प्रीवियस चीज़ों कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, जो कि हमारे पास क्लास 9 के अंदर हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स और हेड टू टेल रूल। ओके, तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि जो मेरे पास ये वेट है, ये W है, ये जो मेरे पास है, ये मेरे पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। मतलब ये क्या मतलब हुआ इसका, कि इसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी होंगे। अगर मतलब ये, अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे आपको समझाऊँ, अगर मैं कहता हूँ ये मेरे पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है, तो इसके दो कंपोनेंट्स भी होंगे, जो कि होंगे WX और WY। और WX और WY क्या होंगे, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो अभी हम आगे देखेंगे जैसे जैसे इसको गो थ्रू करते जाएंगे। और हम लोगों ने क्लास 9 के अंदर एक डायग्राम को स्टडी किया था जो कि कुछ इस तरह से थी। अगर मैं कहता हूँ ये मेरे पास x और y कंपोनेंट है, इसके सेंटर में मेरे पास ये क्या है, W, और ये W क्या शो कर रहा है, ये मेरे पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब क्या है कि सम ऑफ ऑल द, जो हमारे पास जितने हमारे पास वेक्टर्स हैं उनको हम लोग क्या करें, हेड टू टेल रूल उसके ऊपर लगाएं, और हेड टू टेल रूल लगाने से हमारे पास कौन सा वेक्टर मिलता है, रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिल जाता है। हेड टू टेल रूल को यहाँ पे एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं ताकि हमें इस रिजल्टेंट वेक्टर को आइडिया हो जाए। हेड टू टेल रूल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, चलें इसको बाद में देखते हैं। अब आप लोग इस वेक्टर को ऑब्जर्व करें जो कि हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। अगर मैं इसके हेड से एक स्ट्रेट डॉटेड लाइन ड्रॉ करूं टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, तो उसकी कुछ डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन, डॉटेड स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से शो होगी। अब आप लोग ऑब्जर्व करें कि जो डॉटेड स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल है इस वाई एक्सिस के, मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे के आमने सामने हैं, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि जो जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो, कुछ इस तरह से।
तो हमारे पास y का जो कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। इसका मतलब ये जो हमारे पास डॉटेड लाइन है ये कुछ इस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में। और ये क्योंकि y एक्सिस है तो ये जो w का ये कौन सा वाला कंपोनेंट बन जाएगा, ये वाला जो अभी हम लोगों ने ड्रॉ किया है ये w का y कंपोनेंट बन जाएगा, बिकॉज ये पैरेलल किसके है, y एक्सिस के। सिमिलरली आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे और नज़र आ रही होगी कि हमारे पास जो x एक्सिस है, अगर मैं x एक्सिस के यहाँ पे एरो हेड लगाता हूँ तो ये हमारे पास y का w का x कंपोनेंट बन जाएगा w x, और इसकी डायरेक्शन क्या है, राइट साइड पे। तो मैंने इस पे एरो हेड मार्क कर दिया। सो ये मैं दो कंपोनेंट्स निकाले हैं डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई की तरह से रिजल्टेंट वेक्टर डब्ल्यू के। अब आप लोग समझ को कन्फ्यूजन हो रही होगी कि सर आपको कैसे पता चला कि ये वाला जो था रिजल्टेंट था, आपने दो किस तरह से निकाल लिया, क्या इसके ऊपर हम लोग हेड टू टेल रूल लगा सकते हैं? तो अभी हम इस पर हेड टू टेल रूल लगा के देखते हैं, और जो कि हम लोग अभी स्टडी करेंगे। हेड टू टेल रूल में हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारे पास जो प्रीवियस वेक्टर होता था उसके हेड को हम नेक्स्ट वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन कर देते थे। ठीक है, जितने भी हमारे पास वेक्टर्स होते थे उनके हेड और टेल को आपस में कंबाइन करते जाते थे। तो हम लोग यहाँ पे गो थ्रू कर लेते हैं वो कॉन्सेप्ट कि उस कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोगों ने देखा क्या था। अगर मैं कहता हूँ ये मेरे पास तीन वेक्टर्स हैं 1, 2 एंड 3, और मुझे कोई कहता है कि इसके ऊपर हेड टू टेल रूल लगाओ, तो मैं क्या करूँगा, पहला वेक्टर ड्रॉ करूँगा। तो पहला वेक्टर मेरे पास कुछ इस डायरेक्शन में। अब जो पहला मेरे पास पॉइंट है वो क्या है कि प्रीवियस वेक्टर का हेड और नेक्स्ट वेक्टर की टेल। नेक्स्ट वेक्टर मेरे पास ये है, ये उसकी क्या है, टेल, और ये इसको क्या है, हेड, और ये मेरे पास क्या है, टेल, और ये मेरे पास क्या है, हेड। अब मैं क्या करूँगा, प्रीवियस वेक्टर का हेड जो कि ये बनता है और नेक्स्ट वेक्टर की टेल, तो नेक्स्ट वेक्टर की टेल ये बनती है, इसको आपस में क्या कर दूंगा, कॉमन। कॉमन का मतलब क्या, किसी एक पॉइंट पे ये मिलते हुए होंगे, तो मैं इसको कॉमन कर दिया कुछ इस डायरेक्शन में जो कि इसकी थी ये वाली। डन। अब ये जो ये नेक्स्ट वेक्टर हमारे पास आ गया है, अब इसकी ये क्या है, टेल, और ये इसका क्या है, हेड। अब क्या करेंगे, दोबारा से अगर हम लोगों ने एक और वेक्टर इसके अंदर ऐड करना है तो क्या करेंगे, प्रीवियस वेक्टर का हेड, अब हमारे पास प्रीवियस वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वाला। अब इसके हेड के साथ हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वेक्टर की टेल। नेक्स्ट वेक्टर हमारे पास ये है, इसकी टेल क्या है, ये वाली है, और इसका हेड कौन सा है, यहाँ पर है ये। इसकी टेल को उठा के क्या कर दूंगा, मैं इसके हेड के साथ कंबाइन कर दूंगा, कॉमन कर दूंगा, और ये मेरे पास आ गया थर्ड वेक्टर। डन हो गया हमारे पास पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता था हमें कि अब आपके जो फर्स्ट वेक्टर है उसकी टेल को लें, जो कि हमारे पास ये पहला वेक्टर था, इसकी हमने टेल को लिया और इसको कॉमन कर दे रिजल्टेंट की टेल के साथ। रिजल्टेंट की भी टेल कुछ इस तरह से ही होगी, इसका मतलब रिजल्टेंट की टेल कुछ इस तरह से हमारे पास आ रही होगी। और जो लास्ट वेक्टर है उसका हेड, जो लास्ट वेक्टर हमारे पास था ये, और उसका हेड क्या है, ये वाला हेड है, उसको रिजल्टेंट के हेड के साथ ज्वाइन कर दें। इसका मतलब हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो कुछ इसका इस फॉर्म में आ जाएगा। रिजल्टेंट की जो टेल है, रिजल्टेंट की जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ है, और रिजल्टेंट का जो हेड है, ये जो रिजल्टेंट है इसका ये क्या है, हेड है, इसकी लास्ट वेक्टर की हेड के साथ कॉमन है। तो इस तरह से हम लोग रिजल्टेंट ड्रॉ करते थे हेड टू टेल रूल में। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं। मैं कहता हूँ ये मेरे पास पहला वेक्टर है जो कि प्रीवियस वेक्टर है, इसके हेड के साथ कॉमन कर दें नेक्स्ट वेक्टर की टेल, तो इसका हेड यहाँ पर रिमूव हो खत्म हो रहा है। इसके हेड के साथ जो नेक्स्ट वेक्टर है जो कि डब्ल्यू वाई, इसकी टेल क्या है, आपस में कॉमन है। और इसी तरह हम लोगों ने, हमारे पास बिकॉज यहाँ पे दो ही वेक्टर तो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिए, और हमने इसका रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ किया कि हमारे पास जो पहले वेक्टर की टेल थी, ये हमारे पास डब्ल्यू एक्स पहला वेक्टर है, ये इसकी क्या थी, टेल, इसको हम लोगों ने रिजल्टेंट वेक्टर की टेल, रिजल्टेंट वेक्टर क्या है हमारे पास डब्ल्यू, इसकी टेल क्या है ये, इसको आपस में क्या कर दिया, कॉमन, और सिमिलरली इसके हेड को भी क्या कर दिया, आपस में कॉमन कर दिया। तो इसका मतलब हमारे पास ये क्या था, हमारे पास W, ये था हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर। तो हमने इस पे हेड टू टेल रूल लगा के अप्लाई करके देख लिया था, और हमें इसका आइडिया होगा कि जो हमारे पास W है वो क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। हम लोगों ने ये बात की थी कि ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बच्चों वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे पास एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हो। तो देखें WX और WY एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, ये 90 का एंगल भी बना रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हुए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स।
अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे यहाँ पर अपने डायग्राम के अंदर। मैं कहता हूँ ये मेरे पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। अब अगर रिजल्टेंट वेक्टर ये है तो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा कि ये जो हमारे पास टेंशन है ये भी कोई ना कोई अपना रोल प्ले कर रही होगी इस बॉब को मीन पोजीशन की तरफ लेके आने में, लेकिन वो कौन सा रोल प्ले कर रही होगी वो हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। तो आप लोग देखिएगा कि एक फोर्स लग रही होगी जो टेंशन लगा रहा होगा, और टेंशन वाली फोर्स हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं जो कि इसका कोई एक कंपोनेंट होगा W का। तो मैं इसका जो टेंशन का जो कंपोनेंट एक्ट कर रहा है इस बॉल को इधर लेके आने में वो होगा कुछ इस डायरेक्शन में। अब ये W का कौन सा वाला कंपोनेंट है ये हमें नहीं आइडिया, X कंपोनेंट है, Y कंपोनेंट है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं कौन सा कंपोनेंट है। अगर मैं कहता हूँ ये मेरे पास क्या है, रिजल्टेंट है। आप लोगों ने अभी देखा था कि रिजल्टेंट की जो टेल होती है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ होती है। इसका मतलब ये मेरे पास कौन सा वेक्टर है, पहला वेक्टर है। डन। और हम लोगों ने एक चीज और ऑब्जर्व की थी कि जो हमारे पास पहला वेक्टर था वो था WX था। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, X कंपोनेंट है इसका। सिमिलरली हम लोगों ने देखा था कि जो लास्ट वेक्टर होगा उसके हेड को नेक्स्ट वेक्टर की टेल के साथ, इसका मतलब हमारे पास जो नेक्स्ट वेक्टर आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में। आप अब सोच रहे होंगे सर इसी डायरेक्शन में क्यों आएगा, दूसरी डायरेक्शन में क्यों नहीं गया? बिकॉज के रिजल्टेंट में हम लोग क्या अभी बात की थी कि रिजल्टेंट के जो हेड होता है और जो लास्ट वेक्टर का हेड होता है वो कॉमन होता है। तो रिजल्टेंट का जो नेक्स्ट वेक्टर है ये जो इसका हेड है और जो रिजल्टेंट है जो ब्लैक कलर की लाइन में आपको नजर आ रहा होगा ये दोनों हेड क्या है, कॉमन है। इसका मतलब ये जो हमारे पास कंपोनेंट है ये क्या है, वाई कंपोनेंट है। डन। अब आप लोग एक चीज को ऑब्जर्व कीजिएगा यहाँ पर कि जो आपके पास टेंशन हुआ है और जो एक्स कंपोनेंट है ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ क्या है, एंटी पैरेलल है। अब जो ये क्या करेंगे, टेंशन और की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, और अब जो WX की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। आप एक दूसरे के इफेक्ट क्या कर देंगे, कैंसल। इसका मतलब क्या है कि जो टेंशन का इफेक्ट है उसको खत्म करने के लिए W का कौन सा कंपोनेंट एक्ट कर रहा होगा, वो होगा WX। और हमारे पास जो बॉल है जो A से O की तरफ आएगी वो ड्यू टू इट्स वेट W तो आ रही होगी, बट वो वेट के किस कंपोनेंट की वजह से आ रही होगी, वो WY की वजह से आ रही होगी। क्या मतलब कि अब जो बॉल A से O की तरफ मूव करेगी वो ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स तो मूव करेगी, बट वो वेट के जिस कंपोनेंट की वजह से आ रही है वो है WY। ओके क्लास, नेक्स्ट मूव करते हैं। हम लोगों ने जो इससे पहले रिजल्ट्स निकाले थे मीन पोजीशन पे वो कुछ इस तरह के थे। हमारे पास फोर्स x, एक्सेलरेशन एंड पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, और इस तरह से हम लोगों ने जो एक्सट्रीम पोजीशन A पे जो रिजल्ट्स निकाले थे वो थे मैक्सिमम, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ से बॉल जो है बॉब है O से A के दरमियान में जितना डिस्प्लेसमेंट करवाया वो है मैक्सिमम, और उससे रिजल्ट ये मैक्सिमम आ चुके थे। और हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ये कंपोनेंट्स निकाले, कैसे निकाले, आई होप सो कि इसके बारे में आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड आप लोग कर चुके हो। हम लोगों ने अभी जो रिजल्ट्स निकाले हैं वो दो रिजल्ट्स निकाले हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे। वो क्या है, पहला रिजल्ट निकाला है कि जो टेंशन और WX कंपोनेंट जो है, जो मतलब इस वेट का जो दो कंपोनेंट्स है जिसमें से एक कंपोनेंट है WX और WY, इस वेट का जो X वाला कंपोनेंट है उसका और टेंशन जो ये T है ये एक दूसरे का इफेक्ट कर रहा होगा, कैंसिल कर रहा होगा। और ये जो दूसरा कंपोनेंट आया था जो कि Y कंपोनेंट है वेट का, ये एक्ट करेगा एज अ रीस्टोरिंग फोर्स। कैसे, जब हम इस बॉल को O से A की तरफ लेके आएंगे, जब ये A से वापस O की तरफ आएगा तो इस पर एक फोर्स एक्ट करती है, हमें पता है, और वो कौन सी फोर्स होती है, रीस्टोरिंग फोर्स। और वो वेट के कौन से वाले कंपोनेंट की वजह से हो रही होगी, WY कंपोनेंट की वजह से हो रही होगी। सो ये रिजल्ट है हमारे पास A पे। हम लोग आगे मूव करते हैं। ओके, अब A पोजीशन पे लाके मैंने इस बॉब को अभी होल्ड किए हुए, मतलब मैंने इस बॉब को अभी पकड़े हुए हैं, रखा हुआ है। अब मैं इस पोजीशन पे जब आके थोड़ी देर के लिए रुका हुआ हूँ, जिस पोजीशन में मैं रुकता हूँ उस पोजीशन पे मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि मैंने यहाँ पे आके क्या हो गया हूँ, थोड़ी देर के लिए पॉज लिया है। जब मैंने पॉज लिया तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, 0, और स्पीड के 0 होने से काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि अगर मैं इसके फार्मूला देखूँ काइनेटिक एनर्जी का, वो क्या है, 12mv²। अब जब मैं v इसमें 0 ऐड
पुट करूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा तो साइड टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्योंकि मैं कुछ देर के लिए पॉज किया हूँ एक्सट्रीम पोजीशन ए पर आके, उस टाइम स्पीड मेरी क्या हो गई थी, जीरो। अब क्या होगा, जब मैं इसको रिलीज करूंगा ए पोजीशन से, तो जब ए से ओ की तरफ आ रही होगी तो आप लोग इसकी स्पीड क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। मतलब क्या, अब यहाँ पे ए पे क्या थी, जीरो, अब क्या होगी, इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और अब 2 मीन पोजीशन पे आके क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम पे स्पीड क्या हो जाएगी, वी मैक्सिमम। और अगर वी मैक्सिमम हो जाती है मेरे पास, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। अब आप लोग एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा कि जब हमारे पास बॉल है, जो हमारे पास एक छोटी सी बॉब लगी हुई है, जब इसका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या था, मैक्सिमम। ये डिस्प्लेसमेंट इसका किस पे, मीन एक्सट्रीम पोजीशन पे। ए पे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम, और ओ पे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। अब आप ऑब्जर्व कीजिएगा, जब ये ए से ओ की तरफ आ रही होगी तो इसके दरमियान में फासला क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, और कम होते होते मीन पे आके क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन मीन पे आके रुकेगी नहीं, बल्कि किधर मूव कर जाएगी, दूसरी पोजीशन, बी पोजीशन पे, जो कि एक और एक्सट्रीम पोजीशन है। और यहाँ पे जब ये ओ से बी की तरफ मूव करेगी, वो क्यों मूव करेगी, ड्यू टू इनर्शिया। और इनर्शिया क्या है, बॉडी की वो स्टेट है जिसमें वो रहना चाहती है। तो बॉडी क्या थी, ए से ओ की तरफ क्या थी, मोशन में थी, तो वो ओ पे आके रुकेगी नहीं, बल्कि कहाँ मूव कर जाएगी, बी पोजीशन पे, ड्यू टू इनर्शिया। डन, ओके। तो अब क्या होगा कि अब इसका जो यहाँ पे आके डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। मीन पे आके खत्म, जीरो हो जाएगा। मीन पे आके क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था। अब क्या होगा, फिर से बढ़ना शुरू होगा, और बढ़ते बढ़ते बी पे जाके क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो यहाँ पे बी पे पोजीशन पे क्या हो रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। और डिस्प्लेसमेंट एक्स के मैक्सिमम होने से फोर्स क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और एक्सेलेरेशन भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। एक चीज आप लोग यहाँ पे और ऑब्जर्व कीजिएगा कि जब एक्सेलेरेशन मीन पे क्या, एक्सट्रीम पे क्या थी, मैक्सिमम। जब ये मैक्सिमम से ए पोजीशन से ओ पे आ रही होगी, तो इसकी ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। मतलब क्या, ए से ओ की तरफ आते आते जब ये ओ पे आ जाएगी तो इसकी एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगी, जीरो। विच मीन्स कि जब बॉडी ए से ओ की तरफ मूव कर रही होगी तो इसकी एक्स जो कि क्या था, डिस्प्लेसमेंट, और जो कि हमारे पास, और एक्सेलेरेशन ए, ये क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। यहां पे मैं लिख रहा हूं डिक्रीज, ठीक है। और सिमिलरली जब बॉल ओ से बी की तरफ जाएगी तो ओ से बी की तरफ जाते हुए एक्स और ए क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं इंक्रीज। एक्स और ए क्या होगा, इंक्रीज होगा। डन। इस पोजीशन पे सब चीजें क्या है, मैक्सिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। अब हम लोग एक चीज और यहां पे देखते हैं कि जब हमारे पास बॉल ओ से ए की तरफ जाएगी, ओ पोजीशन पे स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, मैक्सिमम। ओ पोजीशन पे जब स्पीड इसकी जो मैक्सिमम है, अब वो क्या होगी, डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। मतलब ओ से बी के दरमियान जब बॉल जा रही होगी तो इसकी स्पीड क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी, और होते होते एक्सट्रीम पे क्या हो जाएगी, जीरो। तो मतलब यहाँ पर इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो। और स्पीड के जीरो होने से काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये हमारे पास रिजल्ट्स है जो हम लोगों ने एवेल्युएट किए सिंपल पेंडुलम के। अब इन रिजल्ट्स की बेस को जो हम लोगों ने निकाले हैं, इसके ऊपर हम लोग कंडीशंस अप्लाई करते हैं जो कि हम लोगों ने यहाँ पे नोट की हुई हैं। ये चारों की चारों कंडीशंस को हम लोग अप्लाई करेंगे, और अगर ये चारों की चारों कंडीशंस सक्सेसफुली अप्लाई हो जाती हैं तो मैं कह सकूँगा कि जो मेरे पास मोशन है सिंपल पेंडुलम की, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। पहली कंडीशन क्या है कि रीस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए। तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि जब बॉल ए से ओ की तरफ आ रही थी, वो ड्यू टू किसकी आ रही थी, वजह से रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से आ रही थी। और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी कंडीशन क्या है कि इनर्शिया होना चाहिए। तो हाँ, इनर्शिया भी था। कैसे, जब बॉल ओ से किधर मूव की थी, बी पे मूव की थी, वो ड्यू टू किसकी वजह से मूव की थी, इनर्शिया। तीसरा पॉइंट क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करते हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। क्या मतलब कि ये खत्म नहीं होगी बल्कि चेंज होती जाएगी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो आप यहाँ ऑब्जर्व कीजिएगा कि एक्सट्रीम पे क्या थी, पोटेंशियल मैक्सिमम,
मीन पे क्या थी 0, एक्सट्रीम पे काइनेटिक क्या थी 0, मीन पे क्या थी मैक्सिमम। मतलब क्या किसी एक पोजीशन के ऊपर काइनेटिक मैक्सिमम है या फिर पोटेंशियल मैक्सिमम है और दूसरी क्या एनर्जी क्या है 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी एनर्जी की फॉर्म को चेंज कर रही है पर डिस्ट्रॉय नहीं कर रही। सो तीसरा पॉइंट भी वैलिड होता है। चौथे पॉइंट है हुक्स लॉ को ओबे करें। हुक्स लॉ में हम लोग ये दो रिजल्ट्स निकाले थे और ये दोनों रिजल्ट्स हम लोगों ने इस पर अप्लाई किए हैं और हम लोगों ने देखा है कि ये क्या है सिंपल पेंडुलम कि ये दोनों रिजल्ट्स भी एप्लीकेबल है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि येस द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज ओबेइंग द मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये हम लोगों ने प्रूव किया है। और क्लास हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ की बात की थी और वो ये थी कि रीस्टोरिंग फोर्स क्या है। और हम लोगों ने कहा था कि रीस्टोरिंग फोर्स में जो वेट का जो कंपोनेंट एक्ट कर रहा होगा वो वाई कंपोनेंट एक्ट कर रहा होगा और वाई कंपोनेंट किससे इक्वल होगा डब्ल्यू साइन थीटा। डब्ल्यू साइन थीटा क्यों है? क्योंकि जो हमारे पास वाई एक्सिस है उसके साथ जो एंगल बनता है वो है साइन थीटा और जो एक्स एक्सिस है उसके साथ जो एंगल बनता है वो कॉस थीटा होता है। हम लोगों ने क्लास 9 के अंदर देखा था कि जब हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को जब हम लोग इसके एक्स और वाई कंपोनेंट सीखते थे तो एक्स कंपोनेंट के साथ क्या होता था कॉस थीटा और वाई कंपोनेंट के साथ क्या होता था साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो रीस्टोरिंग फोर्स की बात कर रहे हैं और रीस्टोरिंग फोर्स हमें कैसे पता चलती है? तो इसका हमारे पास कैसे पता चलेगी? डब्ल्यू वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू के साथ जो हमारे पास साइन होगा वो नेगेटिव साइन होगा। ये नेगेटिव साइन से हमें क्या पता चल रहा होगा कि जो हमारे पास फोर्स है ये कौन सी है? रीस्टोरिंग फोर्स। और अगर मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूं कि मैं डब्ल्यू वाई को अगर सिंप्लीफाई करूं तो माइनस डब्ल्यू की जगह क्या पुट कर रहा हूँ एम जी और साइन थीटा ऐसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया? रीस्टोरिंग फोर्स का जो कंपोनेंट है डब्ल्यू वाई उसका एक एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पे बन गया है कि हमारे पास अगर पूछ सकता है कि हमारे पास सिंपल पेंडुलम में जो कंपोनेंट एक्ट कर रहा है वो कौन सा एक्ट कर रहा है, तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए एक ऑप्शन जो कि क्या है वाई कंपोनेंट। अगर वो पूछता है कि जिसमें से जो नीचे आपका एग्जाम एमसीक्यूज गिवन है उसमें से कौन सा वाला रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है तो आपने कौन सा एमसीक्यूज क्लिक करना है जिसमें लिखा हुआ माइनस एम जी साइन थीटा। तो ये रिगार्डिंग आपका एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यूज बनता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, इसका टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम का होगा वो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। ये एल क्या होगी? लेंथ किसकी? ऑफ स्ट्रिंग। जो हमारे पास स्ट्रिंग अटैच है उसकी लेंथ क्या है और ये जी क्या होगी? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी। जो इसको हम ग्रेविटी कहते हैं उसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है जो कि 10⁻⁻1 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। फ्रीक्वेंसी हम लोग इस तरह फाइंड आउट करते थे, हम लोग टाइम पीरियड 1/t का रिलेशन इस्तेमाल करेंगे। जो टाइम पीरियड हमारे पास है वो ये है तो हम लोग यहाँ पे टाइम पीरियड को सिंपल क्या किया है पुट किया है और इससे हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर में टर्म होगी 1/2 पाई वो ऐसी रह जाएगी और जो हमारे पास जो अंडर रूट में टर्म होगी वो क्या हो जाएगी? इन्वर्ट हो जाएगी। इन्वर्ट का मतलब क्या? जी क्या हो जाएगा न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में लेंथ आ जाएगी। तो ये हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ये आज का हमारा लेक्चर था जो हम लोगों ने कंप्लीट सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी किया है। यानी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई इश्यूज़ हों तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। वीडियो के एंड में आपको इससे रिलेटेड लिखे हुए प्रॉपर नोट्स भी मिल जाएंगे, सो वो नोट डाउन कर लीजिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।